हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, जिसे द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ या केन्स हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन और बेसिक लॉ ऑफ कंजम्पशन, इस कई तरह के नाम से केन्स का ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को पहचाना जाता है। तो ये डेवलप किया गया था ऑब्वियसली जेम्स केन्स ने। ये डेवलप किया गया जेम्स केन्स, उनका टाइम पीरियड रहा है 1883 टू 1946। तो जेम्स केन्स ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स रह चुके हैं। जेम्स केन्स ने 1936 में एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक से ही हमें केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन किस तरह से होता है और वो किस तरह से वर्क करता है ये हमें समझ में आता है। तो उसी के साथ केन्स ने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दोनों भी कॉन्सेप्ट दिए हैं। अगर ये दोनों भी कॉन्सेप्ट हमें समझ में आते हैं तो हमें केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन किस तरह से वर्क करता है ये समझने में और भी हेल्प हो सकता है। तो इस पे हमने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, हमने इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अगर आप इसे भी देख लेंगे तो आपका ये केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन किस तरह से वर्क करता है ये समझने में और भी हेल्प हो सकता है। केन्स ने अपने इस बुक में पहली बार ये कंजम्पशन एज अ कॉस्ट की तरह इसे यूज़ किया। मीन्स यहाँ पे कंजम्पशन कॉस्ट ये यूज़ किया है। नॉर्मली यहाँ पे डिफरेंस किया गया है कंजम्पशन कॉस्ट और जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये किस तरह से डिफ़ाइन होगा इसे क्लियर किया गया है। कंजम्पशन होता है जो इनकम में से कुछ ऐसी अमाउंट जो कंजम्पशन पे खर्च होती है जिसे कंजम्पशन कॉस्ट कहा गया है। प्रोपेंसिटी को ये बताया गया है कि वो रिलेशनशिप किस तरह से कंजम्पशन का इनकम के साथ, इस रिलेशनशिप को ही प्रोपेंसिटी कहा जाता है। तो ये इनकम डिवाइड होता है कंजम्पशन पे और जो नहीं होता है कंजम्पशन पे खर्च उसे सेविंग में कन्वर्ट होता है। तो ये परसेंटेज में या उसका रेशो किस तरह से होता है इनकम का और कंजम्पशन का रिलेशन एक्सप्लेन करने का जो रेशो होता है उसे ही प्रोपेंसिटी कहा जाता है। तो इस तरह से कंजम्पशन फंक्शन ये कॉन्सेप्ट पहली बार अगर किसी ने यूज़ किया है तो वो जेम्स केन्स ने ही यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस तरह से अगर कोई गुड्स की अगर डिमांड होती है तो वो डिमांड उसकी प्राइस पे डिपेंड होती है। उसी तरह से जो कंजम्पशन होता है वो डिपेंड होता है इनकम पे। तो यहाँ पे कंजम्पशन ये फंक्शन होता है इनकम का। तो ये जो कंजम्पशन है ये फंक्शन है इनकम का। तो यहाँ पे C मीन्स कंजम्पशन, F यहाँ पे फंक्शन और Y यहाँ पे इनकम। तो इससे इसका जो रिलेशनशिप है इनकम का और कंजम्पशन का एक किस तरह से यहाँ पे मेंशन किया जाता है, वो किस तरह से रिएक्ट होता है, इसे ही यहाँ पे प्रोपेंसिटी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बेस्ड ऑन 3 प्रोपोजिशंस। यहाँ पे प्रोपोजिशन दिए गए हैं जिसमें when aggregate income increase then consumption expenditure also increase but less। तो यहाँ पे यह हमें पॉइंट कहता है कि अगर इनकम बढ़ती है तो इनकम के साथ जितना कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट इनकम जिस तरह से बढ़ता है उस तरह से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है।
तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हेन एग्रीगेट इनकम increase then consumption expenditure also increase but less। यहाँ पे कहा गया है अगर इनकम बढ़ती है, ये इनकम बढ़ने के साथ साथ जो कंजम्पशन बढ़ता है ये लेस होता है। इनकम जितना बढ़ता है उस तरह से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, तो ये कंजम्पशन बढ़ने की जो लेवल है वो इनकम से लेस होती है। हमारा सेकेंड पॉइंट है व्हेन इनकम लेवल इंक्रीज देन इनकम ऑलवेज डिवाइडेड इनटू कंजम्पशन एंड सेविंग। यहाँ पे इनकम जैसी बढ़ेगी तो यहाँ पे कंजम्पशन भी बढ़ेगा और सेविंग भी बढ़ेगी। हमारा सेकेंड प्रोपोजिशन है व्हेन इनकम लेवल इंक्रीज देन इनकम ऑलवेज डिवाइडेड into consumption and saving। तो ये पॉइंट हमें कहता है जब हमारा इनकम बढ़ेगा तो ये डिवाइड होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। जितनी भी इनकम बढ़ेगी उसी तरह से यहाँ पे कंजम्पशन में भी बढ़ोतरी होगी और सेविंग में भी बढ़ोतरी होगी, तो ये डिवाइडेड होता है कंजम्पशन और सेविंग में। हमारा थर्ड पॉइंट है व्हेन इनकम लेवल इंक्रीज देन कंजम्पशन एंड सेविंग आल्सो इंक्रीज। जब हमारा इनकम बढ़ेगा तो हमारे बढ़ते हुए इनकम के साथ साथ हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा और हमारा सेविंग भी बढ़ेगा। तो हमारा थर्ड पॉइंट है व्हेन इनकम increase then consumption and saving also increase। मीन्स यहाँ पे हमारा अगर इनकम में चेंज आएगा तो ये चेंजेस आएंगे हमें दिखाई देंगे, हमारे कंजम्पशन पे भी चेंज होगा प्लस हमारे सेविंग में भी चेंज होगा, ये हमें इंडिकेट करेगा। इस तरह से केन्स ने 3 प्रोपोजिशन दिए हैं। यहाँ पे इनकम बढ़ता है, इनकम के वही लेवल पे हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, तो ये जो कंजम्पशन लेस की तरह ही बढ़ेगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे इनकम यहाँ पे डिवाइड होता है कंजम्पशन और सेविंग में, इन दोनों कंपोनेंट में यहाँ पे हमारा इनकम डिवाइड होता है। हमारा थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जैसे ही हमारा इनकम बढ़ता है तो हमारे बढ़ते हुए इनकम के साथ साथ हमारा यहाँ पे कंजम्पशन भी बढ़ेगा और हमारा सेविंग भी बढ़ेगा, जो 2 कंपोनेंट में डिवाइड होता है इनकम का। तो इसी तरह से केन्स ने कुछ अजम्पशन लिए हैं। ये अजम्पशन इस तरह से है नो चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स। नो चेंज यहाँ पे किसी भी तरह से चेंजेस जो है लोगों का साइकोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशनली कॉम्प्लेक्स जो है उसमें चेंज नहीं आएगा। एग्जांपल यहाँ पे प्राइस लेवल यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगी, पॉपुलेशन रेट है इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, लोगों के हैबिट है, लोगों की टेस्ट है, इसमें ये कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा, जिससे यहाँ पे कांस्टेंट सब
यहाँ पे जो जितने भी फैक्टर है यहाँ पे कांस्टेंट समझे गए हैं। हमारा सेकेंड असम्पशन है द एग्जिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल कंडीशन इकोनॉमी। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग करते हैं नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन का, उसमें जो वॉर है, पॉलिटिकल पॉलिसी है, ड्रॉट्स है, फेमिन, स्टारवेशन है, या जो ट्रेड साइकिल है, ये से कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। ये नॉर्मल कंडीशन ही होगी, इनमें से कोई भी यहाँ पे कंडीशन क्रिएट नहीं होती है। हमारा थर्ड पॉइंट है प्रॉस्पेरियस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड ऑन द लेजर फेयर। इसमें ओपन इकोनॉमी यहाँ पे अजूम की गई है, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस यहाँ पे अजूम किया जाता है, जिससे फ्री मार्केट यहाँ पे कंडीशन हमें मिलती है। और ये कैपिटलिस्ट बेस पे ही यहाँ पे प्रॉस्पेरियस कंडीशन होती है। फोर्थ पॉइंट है स्टैटिक कंजम्पशन फंक्शन। यहाँ पे जितने भी फैक्टर है यहाँ पे स्टैटिक कंजम्पशन फंक्शन से ही रिलेट करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट टर्म कंजम्पशन फंक्शन। केन्स ने जो यहाँ पे हमें साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन या वो बेसिक करते हैं शॉर्ट टर्म कंजम्पशन फंक्शन में ही ये कंडीशन वर्क कर पाएगी। तो यहाँ पे प्रोपेंसिटी यहाँ पे मीन्स यहाँ पे होता है टेंडेंसी। तो ये प्रोपेंसिटी किस तरह से यहाँ पे यूज़ होती है, तो उसे दो टाइप में यहाँ पे केन्स ने हमें बताया है। ये इसमें फर्स्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम एपीसी कहते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। तो ये होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर टू द रेशो ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। तो ये हमें कहता है कि जितना इनकम बढ़ा है और उसमें से कितना कंजम्पशन टोटल हुआ है, इसे अगर डिवाइड कर लिया जाए टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम से, तो हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मिल पाएगा। तो अगर हमें फॉर्मूला के साथ अगर इसे निकालना है तो ये होगा एपीसी टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। टोटल इनकम से कितना टोटल कंजम्पशन हुआ है, इससे ही हमें ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मिलता है, या हम इसे शॉर्ट में C अपॉन Y भी कह सकते हैं। अगर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि हमारी टोटल इनकम 1000 है और हमारा कंजम्पशन हुआ है 900। अगर इसका आंसर आए तो ये आएगा 0.9। तो इतना हमारा एपीसी यहाँ पे निकल के आता है। तो अगर हम समझे ये इनकम जो हमारी होती है वो यहाँ पे एक तो होती है कंजम्पशन और एक होता है सेविंग। तो ये y हमारा निकल के आता है एपीसी प्लस एपीएस। हमारा इनकम दो तरफ से यहाँ पे एक होता कंजम्पशन होगा
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और जो कंजम्पशन नहीं हुआ है तो वो होगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो यहाँ पे हमारी इनकम 1000 है और उनमें से हमारा 900 यहाँ पे कंजम्पशन हुआ, तो जो कंजम्पशन नहीं हुआ है वो हो गया हमारा 100। तो ये हमारा 0.1 जो है वो हमारा APS है और 0.9 ये हमारा APC है। तो इस तरह से हमारा सेकेंड पॉइंट होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे MPC हम कहते हैं। ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर टू द रेशो ऑफ द चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। तो अगर हमें MPC निकालना है, MPC कहता है जितना इनकम में चेंज आया उससे इनमें से इनकम जितना हमारा चेंज हुआ उसके बतौर हमारा कंजम्पशन में कितना चेंज आया। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि हमारा इनकम 10,000 है और हमारा कंजम्पशन 6,500 था, तो ये हमारा चेंजेस हो गया। तो ये हमारा चेंजेस हो गया, हमारा जो इनकम है अभी 15,000 हो गया और हमारा कंजम्पशन ये हमारा 8,000 हो गया। तो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से डिफरेंस कितना हो गया। तो ये डिफरेंस हो गया, इनकम में 5,000 हमारे इंक्रीज़ हुए और हमारा कंजम्पशन 1,500 इंक्रीज़ हो गए। तो हमारा जितना चेंजेस आया, तो हमारा जितना कंजम्पशन में चेंज आया 1,500 और हमारा जो इनकम चेंज आ गया वो 5,000। अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये आएगा हमारा 0.3। तो हमारा MPC बना 0.3। तो इसी के साथ हमारा इनकम जो होता है, ये इनकम डिवाइड होता है 2 कंपोनेंट में। ये होता है MPC प्लस MPS। जो हमारा इनकम जो बढ़ा उससे हमारा कंजम्पशन में कितना चेंजेस हुआ, अगर होता है तो वो MPC होता है, अगर उसमें नहीं होता है तो वो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये हमारा हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन दोनों को अगर मिलाए तो ये हमारा हो गया इनकम। तो ये हमें ये कहता है कि हमारा MPC ये हमेशा होता है 0 से ज़्यादा और 1 से कम। तो उसी तरह से हमारा MPC प्लस MPS इसका कैलकुलेशन होता है 1। अगर हमें MPC निकालना है तो हमें 1 माइनस MPS करना होगा, या हमारा MPS निकालना है तो हमें 1 माइनस MPC करना होगा। तो इस तरह से हमें MPC के लिए 1 माइनस MPS करना है और MPS के लिए 1 माइनस MPC करना है। तो MPC प्लस MPS इन दोनों की वैल्यू होती है 1। इसी के साथ केन्स ने जो हमें कंजम्पशन फंक्शन का जो कर्व बताया है वो बताया है नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कर्व। ये कर्व हमें ये कहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उस इनकम के साथ साथ हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट जितना हमारा इनकम बढ़ता है उसी तरह से हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। तो हमारा कंजम्पशन यहाँ पे कन्वर्ट होता है सेविंग में। तो हमारा कंजम्पशन कम होता है और हमारी सेविंग बढ़ती जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा कंजम्पशन जब घटने लगता है तो ये घटने वाला जिस तरह से इनकम बढ़ेगा उसी लेवल से हमारा
जो कंजम्पशन है वो घटता जाएगा। तो हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है वो नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन ये हमें दिखाई देता है। एक ऐसे लेवल पे जाके हमारा कंजम्पशन रुक जाता है और उसके बाद हमारा कंजम्पशन कर्व जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से कुछ इम्प्लीकेशंस भी यहाँ पे केन्स ने दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे केन्स कहते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, बढ़ती हुई इनकम के साथ कंजम्पशन उस तरह से नहीं बढ़ता है और हमारा मोस्ट ऑफ पार्ट इनकम का यहाँ पे सेविंग में कन्वर्ट होता है। तो ये सेविंग में होने वाली जो इनकम होती है, ये सेविंग से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में नहीं हो जाने की वजह से यहाँ पे मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है और ना ही कुछ यहाँ पे ट्रेड साइकिल की कंडीशन बढ़ती है, ना ही मार्केट के अंदर ग्रोथनेस बढ़ता है। तो ये सेविंग जो यहाँ पे लीकेजेस यहाँ पे उन्होंने माना है, इसे अगर इंजेक्शन दिए जाए तो ये मार्केट के अंदर सर्कुलेशन होता है और ये सेविंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे मार्केट को ग्रोथनेस बढ़ाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है इन्वेस्टमेंट को। तो यहाँ पे सेविंग ही इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होना चाहिए। सेकेंड उन्होंने कहा है, क्रिटिस किया है सेज लॉ ऑफ मार्केट का। तो ये सेज लॉ ऑफ मार्केट कहता है सप्लाई अपने आप मार्केट के अंदर अपनी डिमांड क्रिएट करती है। केन्स कहते हैं जो गुड्स है या सर्विस है अपने आप जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया गया है वो अपने आप जो मार्केट के अंदर अपनी डिमांड सप्लाई नहीं क्रिएट कर पाता है, तो उसके लिए इफ़ेक्टिव डिमांड ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमारा थर्ड पॉइंट है डिक्लाइन करता है मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल। तो मार्केट के अंदर जब ये इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता है और ये मोस्ट ऑफ ये सेविंग यहाँ पे मार्केट के अंदर नहीं आने की वजह से ये कन्वर्ट नहीं होता है कैपिटल के साथ, तो ये होता है डिक्लेन कर देता है जब मार्केट के अंदर सेविंग बढ़ती है और ये सेविंग मार्केट के अंदर फ्लो नहीं होगी तो ये मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल डिक्लेन करना स्टार्ट कर देती है। इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे चेंजेस नहीं होने की वजह से मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल ये डिक्लेन करना स्टार्ट कर देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ जनरल ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जब मार्केट के अंदर इनकम बढ़ती है बट कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तो ये सेविंग बढ़ने की वजह से ही यहाँ पे कंजम्पशन या लोगों की परचेसिंग पावर कम होती है। तो ये परचेसिंग पावर कम होने की वजह से ही यहाँ पे प्रोडक्शन ये सेल नहीं होता है और लोगों को यहाँ पे मार्केट के अंदर लॉस होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी आ सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में लाने के लिए एग्रीगेट डिमांड ये एग्रीगेट सप्लाई इस तरह का कंडीशन होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओवर सेविंग गैप। जब कंजम्पशन यहाँ पे घटता है, इनकम बढ़ता है बट कंजम्पशन घटता है, तो ये बढ़ती हुई जो सेविंग है और सेविंग और कंजम्पशन के बीच में जो गैप क्रिएट होता है उसे ही ओवर सेविंग गैप कहा जाता है। ये गैप सेविंग की बढ़ने की वजह है लोगों की प्रिकॉशंस या फ्यूचर के बारे में लिए हुए डिसीजन, ये डिसीजन ही यहाँ पे ओवर सेविंग गैप बढ़ाने में हेल्प कर देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड साइकिल। ये ट्रेड साइकिल कंडीशन यहाँ पे ऐसी बनती है जहाँ मार्केट के अंदर फ्री मार्केट कंडीशन होने के साथ साथ गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो ये कभी बूम कंडीशन में होगी या कभी डिक्लाइन करती हुई यहाँ पे कंडीशन मिलती है। तो यहाँ पे अप एंड डाउन ये कंडीशन मार्केट के अंदर हमें दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेक्युलर स्टैग्नेशन। सेक्युलर स्टैग्नेशन हमें ये कंडीशन मिलती है क्योंकि हमारी सेविंग बढ़ती है और हमारा कंजम्पशन घटता हुआ है। तो ये कंजम्पशन घटने की वजह से ही और सेविंग बढ़ने की वजह से ही मार्केट यहाँ पे अनस्टेबल कंडीशन में होता है।
तो इससे ही मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आता है और इन्फ्लेशन आने की वजह से ही मार्केट अनस्टेबल रहने की वजह बन जाती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट इंटरफेरेंस। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस यहाँ पे लिया नहीं जाता है। तो गवर्नमेंट कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन मार्केट के अंदर वर्क नहीं करते हैं, ऐसे अजूम किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लेयर करता है इफ़ेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर। हमारा ये मल्टीप्लायर का कंडीशन हमें कहता है के इज़ इक्वल 1/1 माइनस MPC। ये डिक्लेयर करने की वजह ही यही है, जो लीकेजेस है यहाँ पे मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट होने की वजह से जो मार्केट के अंडर यहाँ पे स्टेबल कंडीशन आने की वजह बन जाती है एक मल्टीप्लायर के वजह से। तो ये मल्टीप्लायर यहाँ पे फोकस करता है इन्वेस्टमेंट को, बट ये इन्वेस्टमेंट ही लोगों के लिए दिक्कत कर देती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों के पास जो सेविंग होता है, ये सेविंग मार्केट के अंदर इनफ्लो नहीं होता है। तो ये मल्टीप्लायर कंडीशन भी यहाँ पे प्रोसेस होने में दिक्कत क्रिएट कर देती है, क्योंकि हमारा MPC ये लेस दैन 1 होता है और लीकेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी बढ़ने की के साथ साथ और भी बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इंडस्टमेंट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इनमें प्रोग्रेस बनाने के लिए हमें एक्सेलरेशन ये कंडीशन यहाँ पे प्रोसेस में लाना उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट। ये पॉइंट हमें कहता है जब इनकम बढ़ती है या लोगों के वेज रेट बढ़ते हैं, तो वेज रेट बढ़ने के बाद लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती है, या वेजेस घटने की वजह से कई लोग अपनी अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन यहाँ पे पाते हैं। तो ये सब इम्प्लीकेशन ऐसे है जो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन से ही बेस होते हैं और इससे ही यहाँ पे वर्क होते हैं, जो केन्स ने हमें ये इम्प्लीकेशन दिए हैं। तो यहाँ पे इस टेबल के साथ हम समझेंगे केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन किस तरह से वर्क करता है। ये टेबल में दिया है इनकम, कंजम्पशन और सेविंग। फर्स्ट रो में इनकम यहाँ पे 0 है, तो कंजम्पशन यहाँ पे 50 है और सेविंग -50 है, क्योंकि अगर भले ही इनकम अगर 0 है तो किसी को भी अगर जीने के लिए वो कुछ ना कुछ खाना उसे ज़रूरी है। तो ये उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से या और कहीं से भी वो कुछ पैसे उधार लेता है और अपना गुजारा कर लेता है। बट वो सेकंड में हमें बताता है कि उसके पास अभी इनकम 50 है, बट उसकी ज़रूरतें या उसका कंजम्पशन बढ़ा हुआ है, तो ये कंजम्पशन उसका 75 हुआ और उसका सेविंग जो है -25। उसी के साथ अगर उसकी इनकम 100 होती है तो उसकी कंजम्पशन भी 100, बट उसकी सेविंग यहाँ पे 0 होती है। इनकम उसका 150 हुआ, यहाँ से हमें मिलता है उसके कंजम्पशन 125 और उसकी सेविंग 25 होती है। उसकी कंजम्पशन बढ़ती है पर उसकी सेविंग में भी यहाँ पे चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। तो जैसे इनकम बढ़ी, यहाँ पे 200 हुई, उसकी कंजम्पशन 150 हुई और उसकी सेविंग भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो उसी के साथ जब ये इनकम है, ये इनकम उसका 2 कंपोनेंट में यहाँ पे डिवाइड होते हैं। यहाँ पे उसकी इनकम यहाँ से 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होते हैं, 2 कंपोनेंट में होते हैं। एक होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो इस तरह से इनकम कंजम्पशन और सेविंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टेबल के साथ हमें ये डायग्राम भी हमें यहाँ पे इजीली हमें समझ में आ सकता है। तो यहाँ पे एक्स लेवल पे इनकम, वाई लेवल पे कंजम्पशन एंड सेविंग है। यहाँ पे 0 से जो स्टार्ट हुआ जो कर्व है उसे एग्रीगेट सप्लाई हम यहाँ पे मानते हैं। यहाँ से ये जो गैप है, ये गैप है ऑटोनोमस कंजम्पशन। मीन्स यहाँ पे जब उसकी इनकम 0 होती है तो उसको जीने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे
कहाँ से ना कहाँ से तो पैसे लेके अपना गुजारा करना पड़ता है। तो ये जो 50 रुपीज़ है, यही उसकी ऑटोनॉमस यहाँ पे जो कंडीशन है, ये यहाँ से ही वो अपने गुजारा कर लेता है। और ये जो लाइन है, ये लाइन हमें कहता है उसकी सेविंग। ये लाइन हमें जो मिलती है वो एक्स लेवल से हमें नीचे से हमें यहाँ से स्टार्ट हुई मिलती है। यहाँ पे एफ पॉइंट से हमें स्टार्ट हुई मिलती है। इसका मतलब ये होता है, ये जो -50 जो हमें पॉइंट मिलता है, ये ही यहाँ पे -50 यहाँ उसकी सेविंग हमें बताई जाती है। तो एक लेवल से जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट हमें कहता है उसकी इनकम 100 है, उसकी कंजम्पशन भी यहाँ पे 100 है, बट उसकी सेविंग यहाँ पे 0 है। यहाँ पे जितना उसका इनकम हुआ उतना उसने कंजम्पशन कर लिया। ये लाइन हमें कंजम्पशन की बताती है। तो यहाँ पॉइंट पे, यहाँ पे उसकी जितनी कंजम्पशन हुई उतना उसका जितना इनकम था, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें कहता है जितना इनकम था उतना उसका कंजम्पशन हुआ, बट उसकी सेविंग यहाँ पे 0 है। जो ये लाइन कहती है, इनकम 100, कंजम्पशन भी 100, उसकी सेविंग 0। बट जैसे जैसे इसके बाद उसकी जो इनकम बढ़ेगी, ये जो गैप है, ये गैप ही उसकी सेविंग को बताता है। तो इसके आगे जितना भी है ये सेविंग है। यहाँ से रिसीविंग है। तो यही यहाँ पे का जो केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, ये हमें ये कहता है, जो ये कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन ये किस तरह से आया, ये सी है कंजम्पशन, यहाँ पे ए है ऑटोनॉमस। जो ये पॉइंट हमें ये बताता है, ये जो गैप है यही हमारा ऑटोनॉमस है। हमें जो बी है ये एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसने किस तरह से यहाँ पे कंज्यूम किया है, ये बी हमें बताता है। और ये जो वाई है, ये वाई हमें कहता है उसकी इनकम। तो यहाँ पे उसकी इनकम कंजम्पशन करती है, ये कंजम्पशन करेगी, तो यहाँ पे ऑटोनॉमस और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी, इसे भी यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ पे 4 फैक्टर यहाँ पे किस तरह से वर्क करती है, कंजम्पशन, ऑटोनॉमस, एमपीसी और इनकम, इनका जो रिलेशनशिप है ये हमें साइकोलॉजिकल लॉ से हमें यहाँ पे एक्सप्लेन होता है।